नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक धर्म से जुड़े मुद्दों पर राजनीति हो रही है और जमकर हो रही है। कहीं लाउड स्पीकर का मुद्दा है तो कहीं अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान में अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता अलवर में जुटे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकाली। उनके साथ यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत भी दिखाई दिए। बीजेपी की मांग है कि मंदिर तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका स्थानीय कांग्रेस विधायक की रही है, इसलिए उनकी विधायकी खत्म की जानी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि विधायक कांग्रेस का है, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि नगर पालिका चेयरमैन बीजेपी से हैं, इसलिए उन पर आनन फानन में कार्रवाई हो गई है। इन घटनाओं को लेकर खासतौर पर जो अलवर में घटना हुई, राजगढ़ के कस्बे में 300 साल पुराने शिव मंदिर को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया, एक पुअर सा डिफेंस लेते हुए, कमजोर सा बचाव करते हुए उन्होंने बीजेपी के बोर्ड को आरोपित किया। लेकिन समिति ने जो पेपर प्रस्तुत किए उससे कांग्रेस की पोल खुलती है। इसलिए 5 तारीख को, 5 मई को भारतीय जनता पार्टी अलवर में राजगढ़ की घटना को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन वहां कलेक्ट्रेट पर करेगी। वहां सभी लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, इस राजगढ़ की घटना पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, ये जो पूरा मुद्दा है, इस पर राजनीति तो थम नहीं रही है, लेकिन आपने पहले भी जब रिपोर्ट किया था तो आप यही कह रहे थे जिनके घर टूटे, जिनकी रोजी रोटी छिन गई, उनके बारे में कोई नहीं कुछ कह रहा है। तो राजनीति सिर्फ मंदिर की है और कुछ नहीं? जी बिल्कुल, आप देखें तो इसमें जो पूरा मसला है वो बार बार मंदिर का उठ रहा है। और इसमें जो है कि जो बीजेपी की जो वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, म्यूनिसिपैलिटी थी, उसने प्रस्ताव पारित किया था कि यहां पर गौरव पथ बनना चाहिए। उसके बाद में जो प्रशासन है उन्होंने इंक्रोचमेंट चयनित कर 6 अप्रैल को उन्होंने नोटिस दिए थे, जिसमें मंदिर को भी नोटिस दिया गया था और 17 अप्रैल को ये कार्रवाई हुई थी। मंदिर में जो ये जो आइडल्स है, जो मतलब अंदर जो गर्भगृह के जो पुराने शिव जी के जो वहां पर प्रतिष्ठित जो मंदिर, जो आइडल्स थे, वहां पे जो मूर्तियां थी, उनको भी कहा गया था कि आप उनको सुरक्षित हटा लीजिए। जो मंदिर के जो वहां पर देखरेख करते हैं उन्होंने हटा दिया है। अब इसको हम देख रहे हैं कि बार बार ये मंदिर का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन 86 ऐसे शॉप्स भी हैं, रेजिडेंसेस भी हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग वहां पर रह रहे थे वो शॉप कम रेजिडेंस में रह रहे थे। नीचे दुकान थी, ऊपर उनका घर था। उनके घर मकान तोड़ दिए गए हैं। कहीं कहीं तो जैसे सीढ़ी है वो तोड़ दी गई है, तो ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। घर पे दरवाजे नहीं है, नल तोड़ दिए गए हैं। कई लोगों के लिए तो खाली वो एक जीविका का साधन था जो सामने उनके घर की दुकान थी। तो उसमें ना तो कोई कॉम्पनसेशन की बात हो रही है, ना मुआवजे की बात हो रही है, पुनर्वास तो बहुत दूर की बात है। और इसमें हम सब देख रहे हैं कि जो राजनीति है वो कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रति आरोप की चल रही है। जो एक्चुअली लोग अफेक्टेड हुए हैं इसमें, उनका कोई मुद्दा उठा नहीं रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हर्षा हमें बता रही थी कि जो जीते जागते लोग हैं, जिन पर असर पड़ा है, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, लेकिन बाकी सबको राजनीति करने की सुध है। चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के आदेश के बाद मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर हटाने का काम शुरू हो गया है और पुलिस और प्रशासन के लोग धर्म गुरुओं से बात कर शांतिपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के ये प्रयास अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा कर पाएगा? हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए, ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए, अनुमति आप सुनिए, आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। ये कहा सुनी मेरठ में बीजेपी के जिला महामंत्री दीपक शर्मा और सिविल लाइन इंस्पेक्टर रमेश चंद शर्मा के बीच हो रही है। बीजेपी के लोग मुस्लिम बाहुल इलाके हाशिमपुरा में जागरण करने की मांग पर अड़े हुए हैं।
और इंस्पेक्टर का कहना है कि रमजान की वजह से यहाँ जागरण नहीं होगा। ये सब सख्ती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद हो रही है। यूपी में आदेश साफ है कि किसी को नए धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं दी जाएगी। एनडीटीवी से बातचीत में यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि धर्म की आड़ में अराजकता फैलाने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अभी एक व्यक्ति मेरठ शहर में कोई जागरण कराना चाह रहे थे और स्थानीय पुलिस पर दबाव बना रहे थे। उनको स्पष्ट बता दिया गया है कि ये परंपरागत नहीं है। अगर उनको ये चीजें करनी है अनुमति लें और रमजान के बाद उनको परमिशन दी जाएगी और उनको ये बात माननी पड़ी। अभी मथुरा में भी 2 दिन पहले ऐसी एक घटना प्रकाश में आई थी कि कुछ लोगों ने ये कहा कि हम किसी मजार को एक में तत्काल शासन ने इसका संज्ञान लिया और उसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिन्होंने ऐसी बात कही थी। ये तस्वीरें यूपी के सीतापुर, रायबरेली, सहारनपुर की हैं, जहां मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। पुलिस के कहने पर इलाहाबाद के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई तो इलाहाबाद की जामा मस्जिद के लाउडस्पीकर उतरवा लिए गए। वो गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिशन हो रही तो परमिशन भी बराबर कराई जा रही है। अभी भी हो रही है मस्जिद में परमिशन, सभी मस्जिदों में परमिशन है। और अभी जो कोई गाइडलाइन नहीं आई है तो उस वक्त से और भी माइक में आवाज़ कम कर दी गई है। लाउड स्पीकरों की वजह से आजकल आपसी मानवता में खतरे में पड़ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जितने भी मंदिर मस्जिदों वाले, हमारा कार्य है कि हम जागृत करें लोगों को, न कि उनके बीच में किसी तरह की ईर्ष्या तृष्णा पैदा करें। तो यूपी सरकार के मुताबिक अब तक 4,258 लाउडस्पीकर हटाए गए और लगभग 28,000 लाउडस्पीकरों की आवाज कम कराई गई है। योगी सरकार की कोशिश है कि इस पूरे प्रयास के जरिए मुसलमानों में विश्वास पैदा किया जाए। इलाहाबाद में नितिन, सीतापुर में समीर के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब यूपी से रुक करते हैं दिल्ली का, जहां जहांगीरपुरी में बुलडोजर का मामला भी शांत भी नहीं हुआ कि इस बीच दिल्ली नगर निगम एक सर्वे कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि यह सर्वे अतिक्रमण की पहचान के लिए है, लेकिन असल में एमसीडी के अधिकारी उन जगहों की पहचान कर रहे हैं जहां बांग्लादेशी या रोहिंग्या रहते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी अगले एमसीडी चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है ताकि वक्त पड़ने पर इन्हें यहां से हटाया जा सके। इसी कड़ी में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकारी आज जैतपुर में सर्वे करने के लिए निकले तो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर भी वहां मौजूद थे। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें जो भी इंक्रोचमेंट है या जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको हटाने की बात की जा रही है। आप देखें कि यहाँ पर जैतपुर में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर हैं, उनके साथ में कमिश्नर हैं और उनकी पूरी टीम है जो सर्वे कर रही है। ये सर्वे अचानक किया जा रहा है। दिल्ली में कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है और उन जगहों पर सर्वे किया जा रहा है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा जो मेयर है यहाँ के। ये देखना होगा मुकेश जी, ये सर्वे किस लिए हो रहा है? ये तो रेगुलर मेरा इंस्पेक्शन रहता है, हरवाड़ों में जाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर काफी शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे भारी संख्या में रोहिंग्यों ने बांग्लादेश सरकारी जमीन पे अवैध अतिक्रमण करके अपने घर बसाने का काम करे। यहाँ पर अनौथराइज्ड कॉलोनियां काटी जा रही हैं, तो उसको आज सर्वे हमने रखा, उसको देखने का काम करेंगे, उसको सर्वे करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। ये तो बहुत दिन से रह रहे हैं यहाँ पर, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की आप लोग? देखिए, राज्य सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है। राज्य सरकार की ड्यूटी बनती है, राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की कॉलोनी ना बसे, इस तरह की कॉलोनी ना कटे, लेकिन राज्य सरकार हर तरह से हर पहलू पर फेल है। इसलिए किया जा रहा है कि एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए अचानक से आपने बांग्लादेशियों का और रोहिंग्याओं का मुद्दा उठा दिया है। चुनाव तो आते जाते रहते, हम कभी चुनाव की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं, इसलिए काम के आधार पर हम राजनीति कर रहे हैं। इस इलाके में क्या केवल रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी उन्हीं खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या बाकी सबके खिलाफ कार्रवाई? मैंने आपको बताया, जो भी अवैध अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, उन सब पर जाकर हम लोग उनको सबको हटाने का काम करेंगे, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या कहना ये है कि जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहा है उसको यहाँ से हटाया जाएगा। खास बात यह है कि एमसीडी चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने जो जिसके अंडर ये एमसीडी आती है उसने ये मुद्दा बनाया है और देखना होगा कि क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है, बुलडोजर कब चलता है। लेकिन फिलहाल एक मुद्दा बना दिया गया है और जिसमें कहा जा रहा है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उनको हटाया जाएगा। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
तो इस सब को लेकर खूब राजनीति हो रही है। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पाल पोस कर बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उसके शासन वाली दिल्ली नगर निगम को लोगों को जाके धमकी दे रही है कि पैसे दो वरना बुलडोजर से आपका मकान और आपकी दुकान तोड़ देंगे। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज अपने मुख्यालय से बीजेपी मुख्यालय की तरफ अपना एक विरोध मार्च निकाला। गौरतलब है कि हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया था। तभी से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। उधर दिल्ली बीजेपी एक और काम करना चाहती है। अतिक्रमण हटाने के अलावा वो कुछ नाम भी बदलना चाहती है। दिल्ली के 40 गांव का नाम बदल देना चाहती है। इसी तर्ज पर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम गांव का बोर्ड वहां जाके लगा दिया। हालांकि अभी दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। बुधवार सुबह 9:30 बजे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मेयर और पार्षदों समेत दक्षिण दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। दिल्ली बीजेपी बुलडोजर और गांव के नाम बदलने की सियासत करके आने वाले चुनाव में जीत का सेहरा बांधना चाहती है, लेकिन मोहम्मदपुर को माधवपुरम करने की मांग के इस कार्यक्रम में 6000 की आबादी वाले इस गांव के चंद लोग ही जुटे। आज हम लोग आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश की युवा पीढ़ी स्वाभिमान और राष्ट्रवाद के साथ जीना चाहती है। वो किसी भी गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्ह के साथ आज खड़ी नहीं रहना चाहती। देश में बदलाव आ रहा है, राष्ट्रवाद और देश। तो लाल किला भी गुलामी का प्रतीक चिन्ह है क्या, जिस पर प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं? देखिए, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, उन धरोहरों को भारत सरकार संरक्षित करती है। जहां तक पाठ्यक्रम का सवाल है, हमने सीबीएसई के पाठ्यक्रम भी भारत सरकार बहुत बड़ी तादाद में बदल रही है। दिल्ली बीजेपी महज मोहम्मदपुर ही नहीं, हौज खास विलेज, हुमायूंपुर, फतेहपुर बेरी समेत 40 गांव के नाम बदलने की तैयारी में है, ताकि आने वाले चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जा सके। नुकसान तो ये है कि गुलामी के प्रतीक चिन्हों को कब तक ढोएंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे गांव के सभी बुजुर्ग कई वर्षों से प्रयासरत थे। उन्होंने जिस समय जब उत्तर प्रदेश के अंदर आधिकारिक रूप से नाम बदले गए, मध्य प्रदेश में बदले गए और अन्य जगह पर बदले गए, तब गांव के लोगों ने पंचायत करके मेरे समक्ष ये प्रस्ताव रखा। निगम की हाउस से ये प्रस्ताव पास करा करके हमने दिल्ली सरकार को ये प्रस्ताव भेज दिया है। मोहम्मदपुर गांव में एक ऐतिहासिक इमारत है, जिससे पता चलता है कि इस गांव का भी अपना इतिहास है। आप देखिए कि बहुत ही पुराना गांव है। मेरे ठीक पीछे एक यहाँ पर बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक जो धरोहर है वो भी मोहम्मदपुर गांव में बनी हुई है। हालांकि अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो बोर्ड है उसके ज़रिए हमने पता करने की कोशिश की कि ये जो इमारत है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गुंबद है और एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है, वो आखिर किसकी है और मोहम्मदपुर गांव कैसे पड़ा, इसकी जानकारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नहीं दी। लेकिन आजकल गांव पार्किंग, सड़क और कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। गांव में चलने के लिए रास्ता नहीं है और मूलभूत सुविधाएं जो गांव में नहीं है वो सबके नज़र में है। सब जानते हैं इस बात को कि दिल्ली के गांव में मूलभूत सुविधा को लेकर निगम ने आज तक गांव वालों की कभी मदद नहीं की। कोर्ट में केस चला कि गांव के नक्शे बना दो, आज तक निगम ने वो नक्शे तक नहीं बनाए हैं। जो आज ये हमारे गाँव के नाम बदलना चाहते हैं। निगम का जन्म तो 1957 में हुआ है और हमारे गाँव का इतिहास तो हज़ारों साल पुराना है। हमारे गांव के कुर्सीनामे तक आज तक इन लोगों ने कभी हमारे गांव के मुख्य द्वार पे नहीं लगाए। दिल्ली में 360 गांव हैं, हर गांव की अपनी ऐतिहासिक विरासत है, लेकिन आज सीवर, सड़क, अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं के बजाय बुलडोजर और नाम बदलने पर सियासत गरमाने की कोशिश ज्यादा होती दिख रही है।
गांव के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उन्होंने अब ज़रूर जो है वो मोहम्मदपुर गांव का नाम माधोपुरम करने के उनके ओर से कोशिश की जा रही है। देखना है बुलडोजर और नाम बदलने की इस सियासत से कितना सियासी फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में जो चल रहा है उसके आखिर क्या है मायने, आपको बताएंगे। खबर मध्य प्रदेश से, जहां 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिलेंगे। अमित शाह के दौरे के ठीक 7 दिन बाद होने वाली बैठक में मंत्रिमंडल में फेरबदल से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले हफ्ते भोपाल आए। अगले दिन शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अब पार्टी नेतृत्व से बैठक से एक दिन पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र दिल्ली पहुंच गए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है ये औपचारिक मुलाकात है मिशन 2023 को लेकर। गुरुवार की बैठक में संघ के पदाधिकारी और मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप के नेता मौजूद होंगे। बैठक में राज्य में वर्तमान हालात के साथ संगठन और संघ के समन्वय पर भी चर्चा होगी। सरकार के कामकाज को भी परखा जाएगा। पार्टी ये भी कह रही है कि सब कुछ रूटीन है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सहज भारतीय जनता पार्टी के संगठन की पद्धति है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमसे समय समय पर हम भी मिलते रहते हैं और वो भी मध्य प्रदेश आते हैं तो सबसे बात हुई तो अच्छी बात है। ये स्वस्थ संगठन की पद्धति है। मंत्रिमंडल को लेकर के कोई भी बात होती है तो माननीय मुख्यमंत्री का उनका विशेषाधिकार होता है। 2023 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनती है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान को जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ जब भी लिए उसके दूसरे दिन से अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। हम 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। हम लाइव ऑर्गेनाइजेशन है। हम कुछ चुनाव के लिए मात्र नहीं काम करते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक काम से लेकर के राजनीतिक काम दोनों में अपनी भूमिका निभाते हैं। कल दिल्ली में काले घने बादल छाएंगे, भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही। इसके बीच में तमाम खबरें आ रही। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिन पहले ही दिल्ली दरबार में पहुंच गए। मामा जी जो शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही। तो ऐसा लग रहा है कि कल के घटनाक्रम में कुछ बड़ा फेरबदल या बड़ी संभावना दिखाई दे रही और उसके पहले ही गहमा गहमी भोपाल की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में चल रही है। वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में कुल 31 मंत्री हैं। 4 मंत्रियों के पद खाली हैं जिन्हें भरा जाना है। इसमें हर वर्ग को जोड़कर पार्टी सोशल इंजीनियरिंग पर भी काम करना चाह रही है। बैठक में सरकार के कामकाज और प्रदर्शन पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में होने वाली इस अहम बैठक में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों के कद को बढ़ाने, कुछ के कद को घटाने तो कुछ की कुर्सी को लिए जाने पर अहम फैसले हो सकते हैं। हालांकि इसका आधार सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन ही होगा। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के बारे में ये भी फैसला हो सकता है कि उन्हें अब सिर्फ संगठन के लिए काम करना है या सरकार के लिए। सीहोर से धर्मेंद्र यादव और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चीन में बढ़ते कोरोना से किस तरह परेशान है भारत का बाजार।
चीन के कोविड के बढ़ते मामलों का असर ये हुआ है कि भारत में सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है और माल को लाने ले जाने के भाड़े की दरें भी कई गुना बढ़ गई हैं। भारतीय बाजार में चीन से अरबों डॉलर का सामान आयात होता है और उसका यहां प्रभाव पड़ने लगा है। एशिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स थोक बाजार दिल्ली के लाजपत राय मार्केट में चीन के हाल में कोविड की वजह से सप्लाई चेन में आई रुकावट का असर साफ दिख रहा है। एलईडी टीवी पैनल से लेकर स्पीकर्स और केबल से लेकर कनेक्टर्स तक भारत चीन से करीब 9 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक सामान हर साल आयात करता है। लेकिन चीन के शेंजन जैसे टेक और उत्पाद केंद्रों में लॉकडाउन और जहाजरानी के लिए कर्मियों की कमी का भारतीय बाजार पर असर पड़ा है। Our market has been affected in many folds. हमारे बाजार पर कई तरह का असर पड़ा है। कई ऐसा सामान है जो चीन से मंगा नहीं पा रहे हैं। तैयार माल भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि मजदूर नहीं हैं। भाड़े के दाम 3 गुना बढ़ गए हैं। कंटेनर्स महंगे हो गए हैं। एलईडी टीवीज, पैनल्स, होम थिएटर्स और स्पीकर्स मंगाने का भाड़ा भी बढ़ गया है। पहले अगर 100 एलईडी पैनल्स लाने का भाड़ा $900 था तो अब वो $3000 हो गया है। 3 गुना महंगा। भारत में बिकने वाले ज्यादातर टीवी किफायती सेगमेंट वाले होते हैं, यानी टीवी के दाम बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में निर्माताओं की तरफ से अगर जरा से भी दाम बढ़े तो कम आमदनी वाले ग्राहक प्रभावित होंगे। It is only getting affected within last 2 months. पिछले 2 महीने से सप्लाई चेन में रुकावट आई है। अगर कोई चीज 25,000 की संख्या में चाहिए तो बस 5 से 7,000 पीस ही मिलते हैं। कहीं कारखाने बंद हैं तो कहीं बंदरगाह या फिर जहाज ही नहीं है। 2021 में भारत ने 97.5 अरब डॉलर का सामान चीन से आयात किया, जो 2020 से 46.1% ज्यादा था। चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान के पुर्जे, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, टेलीकॉम, रसायन और उर्वरक आयात हुए। सेमीकंडक्टरों या चिप्स के आयात के लिए भारत चीन पर निर्भर है। स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर, विकसित मेडिकल उपकरण, आधुनिक गाड़ियां सेमीकंडक्टर पर चलते हैं। भारत में ऑटोमोबाइल के 26% पुर्जे चीन से आते हैं। हालांकि ऑटो निर्माता सेमीकंडक्टर की कमी पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा संकट के कारण गाड़ियों को खरीदने की लाइन और लंबी हो जाएगी। लॉकडाउन व्हिच हैज हैपेंड लास्ट ईयर, पिछले साल के लॉकडाउन में सभी सेमीकंडक्टर्स को घरेलू उपकरणों में लगा दिया गया था, क्योंकि सभी लोग घरों पर थे। जब ऑटोमोबाइल क्षेत्र का बाजार संभला तब तक उस सेक्टर का कोटा खत्म हो चुका था। सेमीकंडक्टर भले छोटा सा पुर्जा हो, लेकिन उसे बनने में 35 से 40 दिन लग जाते हैं। ताइवान और चीन जैसे चंद देशों में ही वो बनते हैं। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कच्चा माल भी कम हो गया है। फिलहाल सेमीकंडक्टर्स की भारी किल्लत है। कार निर्माता ग्राहक को ये नहीं बताना चाहते, लेकिन कई गाड़ियों को खरीदने की कतार लंबी होती जा रही है। लग्जरी कार निर्माताओं को भी सेमीकंडक्टर्स की कमी महसूस हो रही है। Everybody else, including luxury vehicles, they are all been affected by the shortage of semiconductors. जिस तरह से चाइना में कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं और वहां के लॉकडाउन में कोई नरमी नहीं बरती जा रही है, ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलिन के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आखिर क्यों परेशान कर रहा है इस बात का मौसम, बताएंगे हम। इस वक्त जो मौसम की हालत है उससे लोगों पर और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कई तरह से असर पड़ रहा है। पंजाब में गेहूं की पैदावार पर असर पड़ा है, तो 2 साल से कोरोना की वजह से तकरीबन बंद ही चल रहे स्कूलों को कई जगहों पर गर्मी की वजह से अब बंद करना पड़ा है। बिजली का संकट अलग है। मोहम्मद गजाली और आलोक पांडे बता रहे हैं लोगों की तकलीफें। देश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और फिलहाल राहत के आसार दिख नहीं रहे हैं। पंजाब में तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच है और अगले 3 दिनों में इसके और 2 डिग्री बढ़ जाने के आसार हैं। मोगा के एक बुजुर्ग किसान मेजर सिंह का कहना है कि कटाई के मौसम में इतनी तेज गर्मी से गेहूं के दाने पर असर पड़ा है और पैदावार 5% तक घटने के आसार हैं।
इसकी वजह से उनके जैसे किसानों को 10 से 15 हजार रुपए का नुकसान होगा। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਉਰੇ ਮਾਰਾ ਝਾੜ ਦੀ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ। इस बार उपज में 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की कमी आई है और कुल मिलाकर 10 से 15 हजार का नुकसान हुआ है। 16,000 रुपया खर्चा भी किले मगर होया कणक दा। पंजाब सरकार का कहना है कि इस साल पैदावार में कमी आई है, जो घटकर प्रति हेक्टेयर 43 क्विंटल तक रह गई है, जो पिछले साल 48.68 क्विंटल थी। ये पैदावार पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। तकरीबन जेड़ा हिसाब लाइए हम 30 से 32% तक की खरीद करने से चूक सकते हैं। वो 30 तो 32% घट होया। तेज गर्मी रोजमर्रा की जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी असर डाल रही है। उड़ीसा के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर है, कुछ हिस्सों में सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा। बच्चों के पोषाहार के लिए सबसे ज्यादा अहम स्कूल और आंगनवाड़ी हैं, पर गर्मी का असर इन पे भी पड़ा है और इन दोनों को इस महीने के अंत तक बंद कर दिया गया है। पिछले 2 साल में स्कूल्स और आंगनवाड़ी पे कोरोना की वजह से वैसे ही बहुत बुरा असर पड़ा था। लाइट के ना आने से तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है और खासकर जिस समय बच्चे एमडीएम के बाद खाना खाने के बाद खाने पीते हैं तो उस समय क्योंकि मोटर न चलने से पानी टंकी भर रहता नहीं है और क्योंकि हैंड पाइप की व्यवस्था है तो उसमें एक हैंड पाइप में और ढेर सारे बच्चे आ जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उत्तर प्रदेश में तेज गर्मी के दौरान छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को बिजली की कटौती झेलनी पड़ रही है। हरदोई में तापमान 41 डिग्री है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा है। ऐसे में स्कूल से पूरे दिन लाइट गायब रहती है। क्या अगले कुछ दिनों में इस तापमान और भीषण गर्मी से कोई राहत मिलेगी? जवाब है ना। मेट डिपार्टमेंट के हिसाब से दिल्ली में अगले कुछ दिनों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है और पंजाब और हरियाणा में जो हीट वेव है वो भी कम से कम मई के पहले हफ्ते तक तो रहेगी ही। मोहम्मद गजाली, मोहम्मद आसिफ और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।